टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस। जी हाँ गाइज, बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं और वो भी फास्ट तरीके से, बहुत ही कम समय में। तो गाइज अगर आप लोगों तक साउंड क्लियर पहुंच रही है तो ये टाइप कर दीजिएगा और उसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर लेकर के चलते हैं। और हाँ गाइज, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप टेस्ट करने के लिए बैठे तो एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और टेस्ट को बीच में से छोड़ करके कभी मत जाइए। अगर बीच से चले जाइएगा तो आपको अपने तैयारी के बारे में सही पता नहीं चल पाएगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है, कौन सा पक्ष हमारा कमजोर है और कौन सा पक्ष हमारा मजबूत है, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये सभी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप टेस्ट को अंत तक करेंगे। यानी आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो गाइस आंसर करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और हाँ गाइस, ध्यान से सुनिए, आंसर करने से पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही विकल्प को चूज करना है। सीटेट आपको यही कंफ्यूजन करता है कि आपको दो ऑप्शन दे देता है गलत और दो ऑप्शन देता है जो एक होता है पूर्ण रूप से सही और एक होता है आंशिक रूप से सही। ठीक है, तो आपको जो पूर्ण रूप से सही लगे, सबसे बेस्ट लगे, सबसे सटीक लगे, उसी को कलेक्ट कीजिएगा, उसी को टिक कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। अभी हम सेक्शन स्टार्ट किए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो देखिए आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किनका कितना मार्क्स आया अंत में। चलिए कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, कुछ हम बात आप लोगों को बताते चलेंगे और वो आप लोग नोट करते चलिएगा। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भाषा के अर्जन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अर्जन कह रहा है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। देखिए तो इसका दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट करेंगे कि जन्म पूर्व की अवधि और किशोरावस्था, ये दो ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। बाकी बच्चा आपका ऑप्शन बी और सी। तो बी और सी में आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, जल्द से जल्द आंसर करेंगे, 5 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, बी या सी को चूज करेंगे। चलिए तो आपका 5 सेकेंड लगभग खत्म हो गया होगा। तो चलिए अब हम आंसर इसका बताते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर 2 सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो गाइस जब ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में हम आपको बताए हैं कि मनोवैज्ञानिक ने बच्चों की विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए बच्चों को अवस्थाओं में बांट करके अध्ययन किया है। खास करके जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में 4 स्टेजेस दिए हैं। तो उसमें जो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में जो उन्होंने चर्चा किया है, उसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष, ठीक है, इस अवस्था में बालक का जो है भाषाई विकास सबसे तीव्र गति से होता है और बच्चों की भाषा का सबसे संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना गया है। चलिए जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। तो ये तो हम समझा दिए कि इसका आंसर बी है। अब बात आती है एक अर्जन और एक अधिगम का। ये हिंदी में आपको क्वेश्चन हर ईयर आता है 1 मार्क्स का। तो ध्यान से सुनिए, अर्जन जो है सरल, सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया है और अधिगम जो है प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसके लिए आपको हिंदी के पेडागोजी का जब क्लास स्टार्ट होगा अर्जन अधिगम, उसमें हम समझा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखिए कोहलबर्ग नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिए हैं कोहलबर्ग, और एक है आपके कोहलर जो अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत दिए हैं। ये नोट कर लीजिएगा, आप लोग हमेशा कंफ्यूजन हो जाते हैं कोहलर और कोहलबर्ग में। तो एक ट्रिक बताएंगे और आपको वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ध्यान से लिख लीजिए, कोहलर, ये सूझ, कोहलर, कोफका और वर्दाइमर, ये सभी जो है गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक है और गेस्टोल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समग्राकार, पूर्णाकार। तो इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे। अभी इतना स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए क्योंकि अभी चल रहा है आपका प्रैक्टिस, इसमें ज़्यादा आपको हम नहीं बताएंगे।
टाइम किल ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए, तो कोहलर के बारे में बता दिए कि सूझ का सिद्धांत दिए थे। अब है यहाँ पे कोहल वर्ग। देखिए गाइज, वर्ग करना, वर्ग का मतलब होता है ना बांटना, तो बांटने का मतलब कि स्टेजेस में कुछ बांट के अध्ययन किया होगा। तो कोहल वर्ग जो है बच्चे के नैतिक विकास को, मोरल डेवलपमेंट को 3 भागों में बांट करके 6 चरण दिए हैं। 3 अवस्था और 6 चरण, 3 स्टेजेस एंड 6 लेवल। तो आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ रहा था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था। देखिए, तो प्रसूति, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपको दिया गया है किनके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा, तो ये भी होगा नहीं। ये सभी नोट करते चलिएगा। उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था, ये कोई अवस्था ही नहीं है, ठीक है, ये कट करेंगे। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये दिया गया है आपके कोहल वर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो दिया गया है, ये आपका एक चरण का नाम है। कोहल वर्ग के द्वारा जो अवस्था दिया गया है, 3 अवस्था और 6 चरण, उसमें से यह एक 5th चरण का नाम है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही है। जितने भी स्टूडेंट बी आंसर किए हैं उनका सही है। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेशन थोड़ा फास्ट होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान, यानी कक्षा में जो परिचर्चा होता है, कुछ एक्टिविटीज किया जाता है पूछताछ वाली, उसके दौरान शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। यह किसका उदाहरण है? देखिए, यहाँ पे बात हुआ है लड़का लड़की, तो लड़का लड़की का बात आते ही आपका जेंडर वाला क्वेश्चन है, और जेंडर आपको एक टॉपिक है, वो हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा चुके भी हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जा करके देख लीजिएगा। लेकिन हम नए सिरे से जब सेशन स्टार्ट किए हैं तो सभी चीज़ को नए तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd का ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर पक्षपात, जेंडर बी, ऑप्शन बी है जेंडर पहचान, ऑप्शन सी है जेंडर संबद्धता और ऑप्शन डी है जेंडर समरूपता। ठीक है, तो देखिए, आपके जेंडर पहचान के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ पे जेंडर समरूपता के बारे में भी नहीं कहा गया है, जेंडर संबद्धता के बारे में भी नहीं। जिस क्वेश्चन में लड़का लड़की, शिक्षक शिक्षिका ये मिले, वर्ड ये मिले, समझ जाइए कि जेंडर पक्षपात किया जा रहा है, यानी पक्ष में, किसी के पक्ष में। यहाँ पे दिया गया है कि लड़कियों की तुलना में, यानी पक्ष भेदभावपूर्ण व्यवहार स्टार्ट है भाई, तो ये नहीं करना है। और इस प्रकार के एक्टिविटीज अगर किसी शिक्षक के द्वारा किया जाता है तो समझ लीजिए कि वे शिक्षक जेंडर पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन ए किए हैं बिल्कुल सही है, और आंसर करते रहिए, अंत तक बने रहेंगे, सेशन के अंत तक बने रहेंगे। अब हमें कमेंट में कमेंट करके बताते रहिएगा किनका कितना मार्क्स है, और लाइव चैट में चैट करते रहिए आप लोग। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन जेंडर से संबंधित है। कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए इससे इंक्लूड कर लिए जाते हैं इससे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? देखिए, एक होता है जेंडर रूढ़िवादिता, ये है जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, और जितना भी जेंडर से रिलेटेड कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सभी पे हम चर्चा करेंगे। बट अभी प्रैक्टिस चल रहा है, इसके लिए आपको अभी ऑप्शन और क्वेश्चन के अलावे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको चर्चा करेंगे। बाकी इसका टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो देखिए, रूढ़िबद्धता और भूमिका को कम करने के लिए कौन सा पद्धति प्रभावशाली होगा? नीचे से चलिए, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, यानी बच्चे को बोलिएगा कि ये रो है, इधर लड़का बैठेगा और इधर लड़की बैठेगी, इधर गर्ल और इधर बॉय, तो ये है आपका पृथक करने की व्यवस्था। इससे आप जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर पक्षपातपूर्ण व्यवहार को कम नहीं करेंगे बल्कि आप बढ़ावा दे देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत। थोड़ा कलर को चेंज करेंगे। ऑप्शन सी है जेंडर पृथक खेल समूह, यानी लड़का और लड़की का अलग अलग समूह बना करके आप खेल खिलवाइएगा, तो इससे भी आपका जेंडर पक्षपातपूर्ण व्यवहार कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा ही। जेंडर विशिष्ट भूमिका, जिस ऑप्शन में आपको विशिष्ट मिले
ठीक है, ऑप्शन को कट कर देना है, निगेटिव पॉइंट होता है ये सब। ये एक ट्रिक हम बता चुके हैं, 10 मिनट का ट्रिक है, वो ट्रिक आप लोग जा करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जब हमारा ऑप्शन बी सी डी जब ऑप्शन गलत हो जाता है, एक ऑप्शन बचेगा तो सही ही होगा। और सही क्यों होगा कि हम कक्षा कक्ष में जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करेंगे कि ये वर्क जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है ये गलत है। सभी बच्चे एक समान हैं, सभी बच्चे एक विद्यालय में समान शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और यह रूल हमारे द्वारा नहीं बल्कि समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा दिया गया है। खास करके एनसीएफ 2005 में भी इसका चर्चा किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन ए को टिक किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद लास्ट 5 क्वेश्चन और बचेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक और देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग की तैयारी का पता लगेगा कि कितना तैयारी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों ने बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु, ध्यान से देखिए कीवर्ड देखिए आप ध्यान से, सक्रिय जिज्ञासु, ठीक है, के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु का प्रभाव को महत्व दिया है। देखिए अगर इस क्वेश्चन में केवल सक्रिय जिज्ञासु होता तो आंसर हो जाता हमारा जीन पियाजे, लेकिन सक्रिय जिज्ञासु के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक दिया गया है। तो गाइस सामाजिक सांस्कृतिक यानी सोशियो कल्चरल से संबंधित है आपके लेव वाइगोट्स्की। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी किए हैं बिल्कुल सही। अब ए सी डी क्यों गलत है? देखिए जेबी वाटसन ये आपके व्यवहारवादी है, ये अपने पुत्र अल्बर्ट बंडूरा पे प्रयोग किए और इन्होंने जिज्ञासु और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ऑप्शन ये होगा नहीं। जीन पियाजे बच्चे को नन्हे मनोवैज्ञानिक कहे हैं, सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखे हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं के को बांट करके अध्ययन किए हैं, तो इसके बारे में तो चर्चा हुआ नहीं है, ये भी गलत हो गया। लॉरेंस कोहलबर्ग ये आपके दिए हैं नैतिक विकास के सिद्धांत, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है आपका सामाजिक सांस्कृतिक। जहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक मिले आंख मूंद करके आपको लगाना है लेव वाइगोत्स्की, इसके साथ कुछ भी दिया हुआ रहे, ठीक है। अगर केवल सक्रिय जिज्ञासु होता, केवल एक्टिव लर्नर की बात होती सक्रिय जिज्ञासु की, तो आपका जीन पियाजे होता या नन्हे मनोवैज्ञानिक होता तो, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ आपको सामाजिक सांस्कृतिक दे दिया है, तो ये होगा आपका लेव वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, आंसर करना स्टार्ट करेंगे आप लोग। देखिए जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजवा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई बच्ची है, कोई लड़की है, कोई छात्रा है, 5 वर्ष की है, जो खुद से बात कर रही है। तो इस बात को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करेंगे? देखिए तो जोर से बोलना ये कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बचा ऑप्शन आपको 3, और ये तीनों पॉइंट, ये तीनों ऑप्शन के बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए अगर वाइगोत्स्की के जगह पे पियाजे रहता, जीन पियाजे, कि अगर कोई बालक खुद से बात करता है तो जीन पियाजे इसे क्या कहेंगे? आत्म केंद्रित वार्ता कहेंगे, ठीक है। बालकों को ईगोसेंट्रिक स्पीच बोले हैं कौन? जीन पियाजे। लेकिन यहाँ पे तो जीन पियाजे नहीं है, यहाँ पे तो हमारा वाइगोत्स्की है। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि अगर बालक या बालिका या छात्र या छात्रा या कोई भी अगर खुद से बात करता है तो समझ जाइए कि बालक खुद की भाषा का यूज करता है, यानी अपने व्यक्तिगत वार्ता। इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्राइवेट स्पीच, ठीक है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बचा ऑप्शन नंबर सी, इसे भी हम समझा देते हैं, पाठ ढांचा स्कैफोल्डिंग, यानी अगर कोई बालक कुछ कर रहा है, अगर कुछ सहयोग दे दिया गया कुछ ही समय के लिए, तो और वह सहयोग फिर वापस ले लिया जाता है, तो उसी सहयोग को बोला जाता है पाठ ढांचा या स्कैफोल्डिंग। तो 6 नंबर क्वेश्चन का गाइस आपका
ऑप्शन नंबर ए हुआ सही। आप लोग समझ गए होंगे, हमें कमेंट करते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का। बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, जस्ट अभी हम चर्चा किए हैं। प्रबलन, पुनर्बलन और सीएल हल के द्वारा दिया गया है, ये नहीं। मॉडलिंग भी नहीं, अनुबंधन भी नहीं होगा। यहाँ पे पार्ट ढांचा जिसे स्कैफोल्डिंग कहा गया है कि अगर कोई बालक कोई वर्क कर रहा है, अगर वो बीच में फंस गया, जैसे अगर बच्चे के सामने आप हाथी को खोल करके, हाथी के खिलौने को खोल करके रख दिए, बालक 3 पैर को जोड़ दिया, एक पैर को जोड़ने में उसे कठिनाई हो रही है, अगर आप उसे संकेत देंगे, यानी आप उसके सामने पैर को उल्टा करके रख दिए हैं, उसके सामने अगर आप पैर को सीधा करके रख दीजिएगा तो बालक क्या है कि वो फिर से जोड़ लेगा। तो ये है कि सहयोग प्रदान किया गया और फिर से सहयोग वापस ले लिया गया, तो इसे बोला जाता है पार्ट ढांचा या स्कैफोल्डिंग। इसे अस्थायी सहयोग के नाम से जाना जाता है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी किए हैं बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए और आंसर करते रहिएगा। चलिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ध्यान से सुन लीजिए, इसके बारे में जीन पियाजे जो 4 अवस्था दिए हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें से जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछा गया है, तो आप बताइए क्या होगा 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखिए, निगमनात्मक तर्कना ये तो होता नहीं है, साध्यात्मक विचार ये है आपका। निगमन यानी नियम से उदाहरण की ओर जाना, तो ये है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। आस्थगित अनुकरण और पदार्थ स्थायित्व यानी स्टेज ऑफ इमिटेशन, वस्तु स्थायित्व का गुण शैशवावस्था यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था के बच्चों में पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व कहने का मतलब कि बालक अगर दरवाजे पे खेल रहा है, अगर मम्मी घर में पीछे के दरवाजे से बाहर चले जाती है तो बच्चे को लगता है कि मम्मी घर में ही है, लेकिन मम्मी घर में नहीं होती है। तो ये हुआ वस्तु स्थायित्व का गुण। जैसे उसके आप अपने हाथ से किसी वस्तु को बोले कि लीजिए कौवा ले गया, फेंक देते हैं आप ऊपर की ओर झूठ की तरह, तो बालक को लगता है कि वस्तु ऊपर चला गया। तो इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है, ठीक है। अब प्रतीकात्मक खेल विचार और अनुक्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी यानी इरिवर्सिबिलिटी, यानी बच्चों में पलटावी गुण नहीं पाया जाता है। और प्रतीक खेल विचार ये है आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो गाइस, जैसे ही आपका ऑप्शन 1, 3 और 4 गलत होता है, बचता है संरक्षण कक्षा समावेशन यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से 12 वर्ष। ये है आपका स्कूल एज बोला जाता है। इसमें बच्चे जो है कक्षा का समावेशन करने लगते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? यानी संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने जो कुछ चर्चा किए हैं, तो कौन सा संज्ञानात्मक विकास में वर्ड यूज किया गया है? अनुबंधन भी यूज नहीं किया गया है, अवलोकन भी नहीं, प्रबलन भी नहीं, बचा आपका स्कीमा को बोला जाता है नॉलेज, यानी आपके मन में, मन मस्तिष्क में किसी चीज के बारे में पहली बार जो जानकारी होती है, जानकारी बनती है, उसे ही बोला जाता है स्कीमा। देखिए, स्कीमा बनती तो एक बार है, लेकिन बार बार उसमें संशोधन होते रहती है, टूटते टूटते बदलाव करके। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग समझ गए होंगे, यस टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा किनका कितना मार्क्स आया। चलिए चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन।
आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए आपको एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एवं इवैल्यूएशन, ठीक है। तो देखिए आकलन में क्या किया जाता है कि बच्चों की कमियों को पता लगाया जाता है। मूल्यांकन में क्या किया जाता है कि कमियों को दूर किया जाता है। इसलिए बोला गया है कि मूल्यांकन जो है सतत व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत व्यापक प्रक्रिया है जो अधिगम के दौरान चलती रहती है। हमेशा आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। देखिए तो अब हम चलते हैं ऑप्शन की ओर। आकलन यानी बच्चों की कमियों के बारे में पता करना है आपको। तो बच्चों के लिए श्रेणी निश्चित करना। देखिए बच्चों को आप श्रेणी में निश्चित नहीं कर सकते हैं, ए लेवल बी लेवल ग्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर, यानी जो नंबर गेन किए हैं उसके आधार पे आप उसको नामांकित नहीं कर सकते हैं। यानी कम मार्क्स वाले को आप मूढ़ बुद्धि वाले नहीं कह सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स वाले को तेज नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो बालक तेज अच्छे मार्क्स लाया है वो दूसरे क्षेत्र में पिछड़ा हुआ होगा, जैसे संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ये सभी निगेटिव वर्ड है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, प्राप्तांक, श्रेणी, परीक्षा, पाठ्य पुस्तक, ये सभी आपका निगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन ए सी डी गलत। बचा भी कि संबंधित अवधारणा के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। यानी आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर जो कमियां हैं, जो उनमें त्रुटियां हैं, वो त्रुटियों के बारे में पता लगाया जाए और वो पता लगा करके उसमें उपचारात्मक कार्य किया जाए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। गाइज आप लोग बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। इसी तरीके के फास्ट सेशन हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा। और गाइज आप लोग टीचर्स एकेडमी हम लिख दे रहे हैं, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किए हुए हैं तो दोस्तों तक इस चैनल के लिंक को जरूर भेजिएगा। मैं हरिवंश सर आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा तेज बना दूंगा कि क्वेश्चंस देखते ही आप उड़ा दीजिएगा कि ये हटो यार तुम कहाँ से आ गए, इसका ये आंसर हो गया, चलो। इस तरीके से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। सेशन को लाइक शेयर करेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत किए हैं तो आप हमारे लिए इतना मेहनत जरूर कर सकते हैं। ये हमारा विश्वास है आप लोगों के प्रति। चलिए धन्यवाद।